पैनलिस्ट को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। डॉक्टर आनंद यादव को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। मैनेजिंग डायरेक्टर हैं द रॉयल पैलेस होटल के। सर, बहुत स्वागत है। और जिस स्थान पर हम खड़े हैं, जिस स्थान पर ये कार्यक्रम संभव हो पा रहा है, उसी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं डॉक्टर आनंद यादव। बहुत स्वागत है इनकी। क्या कुछ जर्नी है, इन तमाम विषयों पर नजर डालेंगे एक ऑडियो विजुअल के माध्यम से। ऐतिहासिक नगरी और मां तुलजा भवानी और मां चामुंडा के प्रसिद्ध स्थान देवास में एक ऐसा पैलेस है जिसे नाम के अनुरूप बनाया गया है, रॉयल पैलेस, जो शादी पार्टी के लिए ही नहीं, डेस्टिनेशन वेडिंग और कॉर्पोरेट्स पार्टी की भी पहली पसंद है। गुणवत्ता रूफटॉप प्योर वेज रेस्टोरेंट और अनुभवी राजस्थानी स्टाफ के साथ यहाँ एसी के 32 लग्जरी और एसी के 10 ग्रैंड रूम्स उपलब्ध हैं। साथ ही 3 एयर कंडीशनिंग बैंकेट हॉल्स उपलब्ध हैं। द रॉयल पैलेस में 50 मेहमानों से 6000 मेहमानों की शादी एवं पार्टी की जा सकती है। रॉयल पैलेस में देवास की 1 लाख स्क्वायर फीट की सबसे बड़ी पार्किंग और सर्व सुविधा युक्त एवं सभी मौसमों में उपयुक्त होने के कारण देवास में सभी प्रकार के कार्यक्रमों के लिए ये पहली पसंद है। और चलिए अब अपने अगले पैनलिस्ट को मंच पर आमंत्रित करते हैं। श्री आशीष शर्मा जी का बहुत स्वागत करना चाहूंगी मैं मंच पर। खातेगांव से बीजेपी के विधायक हैं और लगातार अपने क्षेत्र के, इसी के साथ साथ देवास में क्या कुछ बेहतर प्रयास हो सकते हैं, विकास की क्या कुछ संभावनाएं, इन पर मंथन ही नहीं कर रहे हैं, इन पर काम भी कर रहे हैं और आगे भी ये काम जारी रहे, यही उम्मीद करते हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। आशीष शर्मा जी हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं, इनसे भी चर्चा करेंगे और जानेंगे तमाम बातें देवास को लेकर, खातेगांव को लेकर। और आखिरी पैनलिस्ट हमारे श्री शैलेश श्रीवास्तव जी हैं, CEO हैं आसरा सामाजिक लोक कल्याण समिति के। बहुत स्वागत है सर आपका। और ये संस्था कैसे काम कर रही है, इस पर नजर डालेंगे एक ऑडियो विजुअल के माध्यम से। संस्था आसरा सामाजिक लोक कल्याण समिति का गठन जून 2001 में हुआ। ये संस्था लगातार 21 वर्षों से सामाजिक कार्यों में अपना योगदान दे रही है, जिसका उद्देश्य समाज के हर व्यक्ति को स्वावलंबी बनाना है, चाहे वो किसी भी वर्ग, समुदाय या जाति का ही क्यों ना हो। शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, स्वच्छता और रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करना हो या कृषि आधारित कार्यक्रम को बढ़ावा देना हो, ये संस्था हर जगह अपना परचम लहराती है। कोविड काल में भी बाकी संस्थाओं की तरह आसरा ने भी जरूरतमंदों को राशन, भोजन के पैकेट, सैनिटाइजर मशीन, पल्स ऑक्सीमीटर और मास्क का वितरण किया। कोविड टीकाकरण में 7,20,000 लोगों तक पहुंच बनाई और सभी का टीकाकरण करवाया गया। देश उद्यमिता की ओर अग्रसर हो और सभी लोग स्वावलंबी बने, इसी दिशा में आसरा लगातार काम करती आ रही है। तो हमारे तीनों ही मेहमान मंच पर उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियां हमारे तीनों मेहमानों के लिए, तीनों पैनलिस्ट के लिए हो जाएं, क्योंकि ये आखिरी पैनल है हमारा और ये जो आखिरी चर्चा है वो बहुत अहम रहेगी और यही कोशिश हमारी भी रहेगी। सबसे पहले अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी प्रमोद अग्रवाल सर को, हमारे सेल्स मैनेजर हैं। चाहूँगी कि हमारे तीनों मेहमानों को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। तो स्वागत की ये बेला जैसे ही आगे बढ़ेगी, उसके बाद फिर से एक बार विकास के मॉडल पर, विकास की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे हम। लेकिन तीनों ही मेहमानों का सबसे पहले स्वागत करते हैं। तो डॉक्टर आनंद यादव जी हैं हमारे साथ, द रॉयल पैलेस होटल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इसी के साथ श्री आशीष शर्मा जी हैं, बीजेपी विधायक हैं खातेगांव से। और खातेगांव में जो भी लहर विकास की चल रही है और आगे भी चलेगी, उसमें उन्हीं का योगदान है। श्री शैलेश श्रीवास्तव जी हैं, CEO आसरा सामाजिक लोक कल्याण समिति के। तीनों ही मेहमान हमारे साथ मंच पर हैं। बहुत स्वागत है सर आप तीनों का ही। चाहूंगी आसिफ आप इस सेशन को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद प्रेरणा, और आप भी आइए, प्लीज ज्वाइन कीजिए। हमारे साथ एक खास पैनल है। एक विधायक साहब हैं, आपके अपने विधायक साहब, आपके अपने इलाके खातेगांव के विधायक साहब हैं। एक हमारे लिए मेहमान हैं, मेज़बान हैं। मेज़बान इसलिए क्योंकि हम जहां बैठे हैं और जहां से कार्यक्रम हो रहा है, ये सर की देन है। और एक ऐसे शख्स हैं जिनका देवास समाज और इस इलाके के विकास में योगदान है बहुत। आपका बहुत स्वागत है विधायक जी। शुरुआत तो मैं आपसे करता हूं। पहले सबसे पहला सवाल जी, सबसे पहला सवाल सर, जब देवास की बात करते हैं तो फिर हम चाहते हैं कि इंदौर से लगा हुआ भले ही हो,
लेकिन उतना ही विकसित खातेगांव भी हो, हाट पिपलिया भी हो और देवास भी हो। खातेगांव की जिम्मेदारी आपके पास है और जनता लगातार आपको वहां से चुनती आ रही है। तो खातेगांव का विकास का खाता तो खुल गया था, उसमें लगातार डिपॉजिट हो रहा है सर, काम आगे बढ़ रहा है? देखिए, देवास जिला जो है वो आर्थिक दृष्टि से और देखा जाए कि भौगोलिक तौर पर भी बहुत समृद्ध है। यहाँ से माँ नर्मदा की पावन धारा निकलती है। किसानों को सिंचाई के लिए हो या देवास के उद्योगों के लिए भी पानी की व्यवस्था करना हो, माँ नर्मदा के पानी के माध्यम से देवास की इंडस्ट्रियल एरिया को भी पानी दिया गया। मैं ऐसा मानता हूँ कि पिछले 8-10 वर्षों में देवास जिले को विकास की जो अपेक्षाएं सरकार से थी, उन अपेक्षाओं को सरकार ने पूरा किया है। हमारे यहाँ नेशनल हाईवेज़ का काम चल रहा है, एक्सप्रेसवे में हमारा देवास जिला आया है। एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट जो भविष्य में बनना प्रस्तावित है, जिसके बारे में जानकारी मिली है, वो देवास से के ज़िले के अंतर्गत ही चापड़ा और बागली के आसपास बनने वाला है, जिससे इंदौर और इस पूरे देवास जिले के औद्योगिक विकास को और पर्यटन के क्षेत्र को बहुत विस्तार मिलेगा। रेलवे लाइन जो इंदौर बुधनी बहुप्रतीक्षित थी, आज़ादी के बाद से लोग जिस रेल लाइन की मांग कर रहे थे, श्रद्धेय स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी के प्रयासों से वो लाइन स्वीकृत हुई और आज उसका काम होते हुए हम देख रहे हैं। अगले 2-4 वर्षों में जब बड़ी बड़ी सिंचाई परियोजनाएं, चाहे हाट पिपलिया माइक्रो इरिगेशन हो, देवास के कुछ गाँवों को उससे लाभ मिल रहा है, सोनकच्छ क्षेत्र में जो लाभ मिल रहा है, पूरे देवास जिले की जब सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण हो जाएंगी, यातायात के जो सड़कें हैं, रेलवे लाइन है, ये कंप्लीट हो जाएंगी, तो आप मानकर चलिएगा कि देवास पूरे भारत के मानचित्र में विकास के मामले में और आगे तक जाएगा। आने वाले समय में शिक्षा में जो सीएम राइज स्कूल खुल रहे हैं, उसके कारण हमारे यहाँ के शिक्षा की गुणवत्ता में बहुत सुधार होगा। कोविड के दौरान भी देवास जिला अस्पताल, यहाँ के जिले के जो अस्पताल थे, हमारे जो प्राइमरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे, पीएचसी थी, वहाँ के डॉक्टरों ने भी बहुत अच्छा काम किया, जिसके कारण हमारी इंदौर और भोपाल पर निर्भरता घटी। मैं विश्वास कर सकता हूँ कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। जन सहयोग से जन आकांक्षाओं के अनुरूप देवास जिला आने वाले समय में विकास में और आगे तक जाएगा। बिल्कुल, और देवास जाए यही उद्देश्य कुछ हमारा भी है, और इसीलिए हमने इस कार्यक्रम का आज आगाज़ और आज इस कार्यक्रम को हम देवास में कर रहे हैं। आनंद सर, मेरा आपसे सवाल है, इतना भव्य होटल, क्या उद्देश्य था, क्या सोच थी इसके पीछे कि इसको देवास में स्थापित करना है? क्योंकि देश में बहुत सी जगह है जहाँ पर इसे स्थापित किया जा सकता था और इसका विजन शायद बेहतर काम भी करता, लेकिन देवास ही क्यों सर? देखिए, बचपन से ही मैं देवास में रहा हूँ। शायद से नौकरी के कारण या किसी और कारण से शहर को अगर मैंने कुछ सालों के लिए छोड़ा भी, दिल हमेशा देवास में ही रहा मेरा। जब पहली बार ये विचार आया कि एक अच्छा रिसोर्ट बनाना है, तो माता पिता से हम डिस्कस किया, फिर हमारे बड़े आदरणीय बड़े भाई हैं हमारे आलोक सिंह जी, उनसे पूछा, तो उन सब का विचार यही था कि जिस शहर में हम रहते हैं, जिस शहर से हमें लगाव है, हमें उसी शहर में कुछ बनाना चाहिए। उस शहर को ऐसी सौगात दें कि लोग आपको पहचाने उस चीज़ से। इसी ज़रूरत के लिए, क्योंकि देवास में ऐसी कोई जगह नहीं थी, लोगों को इंदौर जाना पड़ता था, अब वो मेहमानों को वहाँ उतना बुला नहीं पाते थे। लेकिन आज क्योंकि देवास में इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, तो उन्हें इंदौर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो देवास में ही अपने फंक्शंस कर सकते हैं। एक भव्य उनके पास में वेन्यू है जिसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं। द रॉयल आनंद यादव जी, जिन्होंने राष्ट्रपति भवन सा खड़ा कर दिया देवास में, और जब हम कल यहाँ से गुजर रहे थे, जब आ रहे थे होटल, तो सबसे पहले हमारी टीम से लोग यही कह रहे थे कि ये तो राष्ट्रपति भवन तक का ऐसा कुछ दे रहा है। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है, जब आपकी कोई पहचान बनती है इलाके की। माता टेकरी से आपके ज़िले की पहचान है, देवियों का वास है तो देवास है, लेकिन जब कुछ और भी चीज़ें इसमें डेवलप होने लगे, बनने लगे और वो पहचान देने लगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। शैलेश जी, आपसे एक सवाल है जी। नाम आसरा, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज़ है। आसरा मतलब सहारा। आसरा नाम क्यों चुना, कैसे चीज़ शुरू हुई, इसके बारे में ज़रा बताइए सर। आसिफ जी, ये रियली एक गुड क्वेश्चन है। और एक छोटी सी कहानी है कि एक छोटी सी सोच एक बड़ा वृक्ष कैसे बनती है। वो एक एग्जांपल है कि रिटायरमेंट 95 में कुछ एक मंथ के अंदर अंदर कुछ 5 से 7 लोग रिटायर हुए। रिटायरमेंट के जस्ट बाद वो कुछ सोशल एक्टिविटीज़ करते थे, कहीं कंबल डोनेशन कर देना, कहीं ब्लड डोनेशन कैम्प कर देना, यानी अपना टाइम पास कैसे करें वो लोग। और उसके साथ ही वो जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो रहती थी, जो देवास में काम कर रही थी, उनको वो सपोर्ट करते थे एज ए वॉलंटियर।
तो एक बड़ा प्रोग्राम चल रहा था, प्रोग्राम में एज ए वॉलंटियर ये लोग कुछ सीनियर सिटीजन्स काम कर रहे हैं। तो वहाँ परियोजना अधिकारी और CMHO थे, उनने देखा कि कुछ सीनियर सिटीजन्स बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लोग उनसे जा के मिल रहे हैं। तो जो परियोजना अधिकारी थे उनने कार्यक्रम खत्म होने के बाद उनसे बात की कि आप लोग कौन हैं और क्या करते हैं, आपके इस संस्था से? क्या बोले नहीं हम तो ऐसे वॉलंटियर काम करते हैं, इस अलग अलग उसमें कोई भी संस्था जिसको वॉलंटियर जरूरत हो हमको ले जाते हैं, हम काम करते हैं। तो बोले ठीक है, बोले आप किसी बैनर के नीचे काम करते हैं तो आप आपका खुद का एक बैनर बनाएं। तो इनने फिर उस समय फिर इनको विचार आया कि हम अपना एक बैनर बनाएं। तो इनने आत्मनिर्भर समाज सेवी राष्ट्रीय संस्था आसरा के नाम से रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया। तो फमेन सोसाइटी वालों ने बोला बोले राष्ट्रीय शब्द नहीं आ सकता आपके इसमें, तो उस समय इसका आसरा सामाजिक लोक कल्याण समिति नाम रखा और जब से आसरा का भी काम कर रही है। और ये आगे आसरा बन के लोगों का काम भी कर रही है, ये जो सामाजिक संस्था है, और हम यही उम्मीद करते हैं सर कि आगे इसी तरह से काम भी करें। आशीष जी, मेरा सवाल आपसे है, जब आसिफ ने आपसे सवाल पूछा था तो बहुत सी योजनाएं, बहुत सी बातें आपने एक बार में गिना दी थी, लेकिन किसी जनप्रतिनिधि से सवाल कम नहीं होते हैं पत्रकारों के। तो सर सबसे पहले मैं बात करती हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत लंबे समय से चर्चा कर रहे थे, तो एक बात जो निकल कर सामने आई वो ये कि देवास में थोड़ी सी पानी की समस्या लोगों को आई है। उस समस्या से निजात पाए आपकी जनता, उसके लिए क्या कुछ प्रयास किए गए हैं सर? देखिए, देवास शहर की हम बात करें तो यहाँ निश्चित ही पानी का गंभीर संकट था, लेकिन स्वर्गीय तुकोजीराव पवार जी, वर्तमान विधायक राजमाता जी ने यहाँ की पेयजल समस्या को दूर करने के लिए बहुत सराहनीय काम किया। और मैं आज कह सकता हूँ कि जिस देवास में अपने स्कूटर से लेकर 2 व्हीलर पर बड़े बड़े ड्रम टांग कर पानी ले जाने का एक दृश्य उपस्थित होता था, नल भी आते थे तो 8-8, 10-10 दिन में एक बार आते थे, वहाँ आज मैं कह सकता हूँ कि पेयजल की स्थिति बहुत संतोषजनक है। जहाँ तक बात हमारे ग्रामीण क्षेत्र की है तो लगभग 40% गांवों तक पेयजल योजनाओं का काम पहुंच रहा है। लगभग अगर मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो 25 से 30 गांवों में इसी वर्ष हमने नल जल के माध्यम से, योजनाओं के माध्यम से पानी का वितरण गांवों में प्रारंभ हो गया। उसमें कई आदिवासी अनुसूचित जाति के गांव हैं और सुदूर पिछड़े ऐसे गांव हैं जो कि तहसील मुख्यालय से 30, 40, 50 किलोमीटर दूर हैं। वहाँ के लोग जो केवल एक हैंडपंप या कुएं के सहारे अपने पेयजल की व्यवस्था करते थे, आज उनके घरों में नलों से पर्याप्त पानी पहुँच रहा है। निश्चित ही भूजल का अत्यधिक दोहन होने के कारण भूजल स्तर कई जगह पर 1000 फीट से नीचे भी चले गया है। इसलिए हमें और ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। कुछ अमृत सरोवर जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जल संवर्धन की स्कीम है, उसके माध्यम से 50 के आसपास तालाब हमारे विधानसभा क्षेत्र में भी हम इस वर्ष में बना रहे हैं, जिसके कारण हमारी वाटर कैपेसिटी जो है, जल संग्रहण क्षमता है, वो बढ़ेगी। मैं मानता हूं कि ऐसे ही कुछ काम करने के कारण हम अपनी आने वाला जो भविष्य है उसके लिए पेयजल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि मूलभूत सुविधाओं में पानी शुमार है, और जल है तो फिर कल है, और जल अगर नहीं है तो फिर कल भी नहीं है। तो इसीलिए अभी तो जल से शुरुआत की है, मैं आगे कल की बात भी करूँगा। सर आनंद सर, एक सवाल है मेरा आपसे। जब आपने ये रिसोर्ट शुरू किया, क्या सोच थी वो तो आपने बता दिया, लेकिन इस रिसोर्ट की खासियत क्या है? क्यों देवास के लोग कहीं और ना जाएं, यहाँ आएं और एक बार आकर कम से कम देखें तो सही कि क्या आपने ये नायाब चीज़ बना के रखी है। तो मैं ये मंच देता हूँ आपको बताने के लिए कि यहाँ की क्या खासियत है, क्या USP है, और लोग द रॉयल पैलेस वो रॉयल्टी फील करने के लिए क्यों आए लोग। जब इसका डिज़ाइन की बारी आई तो हमारे आर्किटेक्ट दीपक झा जी हैं, उन्होंने 6 महीने लिए इसको सिर्फ डिज़ाइन करने के लिए। उन्होंने एक एक चीज़ को एक थीम बेस लिया है। अगर आप शुरू से इस रिसोर्ट को अगर देखेंगे तो आपको सबसे पहले मिलेगा एक्वामरीन लॉन। इसमें बहुत खूबसूरत सा गजीबो बना हुआ है जो चारों तरफ से फव्वारों से घिरा हुआ है। अब उसके लिए भी एक थीम था कि अगर किसी के फेरे होने हैं, कोई शादी होनी है, तो दूल्हा दुल्हन के फेरे हम उस गजीबो में कराएं और सारे गेस्ट उसके चारों तरफ बैठें, तो एक बहुत ही शानदार लुक उसका आता है। फिर अगर हम देखें तो हमारा बैकलॉन है। बैकलॉन हमारा 60,000 स्क्वायर फीट का है। जैसा कि मैंने बताया कि हमारा वेन्यू जो है, इसमें 50 लोगों से लेके 6,000 लोगों तक का कोई भी फंक्शन आप आयोजित कर सकते हैं। इस पूरी प्रॉपर्टी को प्लांट से
आपके ग्रीन, लश ग्रीन हमने ग्रास लगाई हुई है, पूरी तरीके से सजाया हुआ है ताकि किसी को कोई समस्या ना हो। फिर हमने रूफटॉप पे रेस्टोरेंट खोला हुआ है जो कि पूरे देवास का सबसे बड़ा रूफटॉप रेस्टोरेंट है, प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, जिसमें हम बहुत ही जल्दी एक स्पेशल बुफे चालू कर रहे हैं जो कि आपको देवास में कहीं नहीं मिल सकता है। तो ये विशेषताएं जो हैं वो आप सुन सकते हैं। और सबसे मेरे को अलग जो आपने सर बताया, वो फव्वारों से घिरा हुआ वो जो फेरा लेने का जगह है, वो सचमुच बेहद अलग है और बेहद खूबसूरत है। एक बार देवास वालों को आके यहाँ पर ज़रूर देखना चाहिए, इसका अनुभव ज़रूर करना चाहिए। शैलेश सर, मैं आपके पास आना चाहूँगी। आपसे मेरा सवाल है, बी करी आपने, सिविल इंजीनियरिंग करी, यानी कि सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद बहुत लोग सोचते हैं कि अब तो बच्चा हमारा इंजीनियर ही बनेगा, लेकिन उसके अलावा आपने ये सोचा कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है, समाज सेवक के तौर पर अभी आप काम कर रहे हैं। वो सोच कैसे आई सर कि मुझे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नहीं जाना है, मुझे अपने समाज के लिए कुछ करना है? और सर, ये सिविल इंजीनियरिंग और सोशल इंजीनियरिंग में कितना अंतर पा रहे हैं सर आप? एक्चुअली बहुत अंतर है उसमें। मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली मैंने 95 में BE किया। BE करने के बाद कॉन्ट्रैक्टरशिप की। कॉन्ट्रैक्टरशिप मैंने हाउसिंग बोर्ड, प्राधिकरण, PWD इनके सबके साथ की। माता टेकरी की जो स्टार्टिंग डेवलपमेंट है वो मैंने उसमें काफ़ी योगदान रहा मेरा। मैंने 3 से 4 साल कंटिन्यू वहाँ काम किया। जो बड़ी माता का पूरा मैक्सिमम डेवलपमेंट एज ए इंजीनियर, एज ए कॉन्ट्रैक्टर में ही रहा उसमें पूरे समय। तो वो मेरा एक बड़ा उसमें रहा रोल। और फिर इसके बाद मैंने नगर निगम में काम किया। नगर निगम के काम के दौरान मेरा स्लम डेवलपमेंट रहता। स्लम में हम लोग जनरली यहाँ क्या फ्राइडे को हम लोग उनको देते हैं, जो भी उसका सप्ताह भर रहता है, सप्ताह पूरा भरता है, उसको पेमेंट देते हैं। हम जब सप्ताह उसको फ्राइडे को पैसा देते हैं, सैटरडे को उसकी वाइफ आके फिर शिकायत करती कि हमको तो पैसे नहीं दिए, हमारे हस्बैंड को। तो मालूम पड़ता है कि वो दारू पी गया है, इसकी कोई दूसरी हरकतों में जुआ या दारू में लगा दिया। बच्चे शिक्षित नहीं है, एजुकेशन लेवल बहुत कम है। तो ये सब चीज़ें समस्याएँ देखी, तो ये इस दिशा में काम करने की इच्छा हुई। तो मैंने 2008 के अराउंड मैंने आसरा के साथ ऐसे वॉलंटियर ज्वाइन किया। आसरा के साथ धीरे धीरे मैं एज ए वॉलंटियर कुछ सेवाएं देता था। ये जो लोग वर्क करते थे उसमें धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट डेवलप होते गया और फिर मैं सिविल इंजीनियर से सोशल इंजीनियरिंग की तरफ डाइवर्ट हो गया मैं। तो अभी फाइनली मैं एज ए सोशल इंजीनियर ही हूँ। सिविल का काम मेरा लगभग बंद है अब। बहुत बढ़िया। विधायक साहब, एक सवाल है मेरा आपसे। अभी ब्राह्मण सम्मेलन हुआ परशुराम जयंती पे, आपने माताओं से एक विनती की और आपने कहा कि ब्राह्मण संस्कार सहेज कर रखें बच्चों में। मुझे आपको, वैसे तो मैं आपको रोज़ ही टीवी पर देखता हूँ, अपने साथ हम डिबेट करते हैं, आपकी आवाज़ करते हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आज आपको देखा तो आपकी एक तस्वीर भी नज़र आई, आप घर की छत पे बैठे हैं, बरगुले बना रहे हैं गोबर के। ये भी बड़ा पारंपरिक और हमारा जो चीज़ें चली आ रही हैं। एक तरफ हम बात कर रहे हैं CM राय स्कूल, इंग्लिश पढ़ाएं, बच्चों को आगे बढ़ाएं, तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ाएं। साथ ही आप ये भी कहते हैं कि हमें अपनी परंपराएं भी साथ लेके चलनी चाहिए। क्या वाकई लुप्त होती जा रही हैं वो चीज़ें जिनके बारे में आप चिंतित हैं? आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि उन चीज़ों को साथ लेकर चलिए, और कितना ज़रूरी है वो हमारे इस विकास के लिहाज से, तकनीक के लिहाज से? देखिए, भारत बहुत प्राचीन देश है। विविधता में एकता यहाँ की संस्कृति से दर्शित होती है। हम कितने भी आधुनिक हो जाएं, लेकिन हमारे पूर्वजों ने जितनी भी परंपराएं स्थापित की है उसके कोई ना कोई वैज्ञानिक आधार है। होलिका के समय जब हम गोबर के अपने यहाँ पर कुछ उपले बनाते हैं जिन्हें हम होलिका में समर्पित करते हैं, जितने त्योहार तीज हमारे सब बनाए गए हैं, कहीं ना कहीं उसके पीछे का एक वैज्ञानिक आधार छुपा हुआ है, जिस पर रिसर्च होकर ये प्रमाणित भी हुआ है कि हमारे पूर्वजों ने किसी भी परंपरा को सिर्फ इसलिए स्थापित नहीं किया कि उसे करना चाहिए, बल्कि उसके करने से समाज को क्या फ़ायदा होगा, ये सब भी उसके पीछे उनका हेतु था। तो मैं ऐसा मानता हूँ, अच्छी शिक्षा मिले, विज्ञान, ज्ञान, तकनीक में हम दुनिया में सबसे आगे जाएं। हमारा प्राचीन विज्ञान जितना उन्नत था उस लक्ष्य को हम प्राप्त करें। हमारे वेदों को, हमारे पुराणों को, हमारे धार्मिक ग्रंथों को, हमारे यहाँ के ज्ञान को, दर्शन को पूरी दुनिया पढ़ने के लिए तक्षशिला और नालंदा में आती थी। उस ज्ञान के वैभव को भी हम पुनः प्राप्त करें, जागृत करें, ये परम आवश्यक है। लेकिन भारतीय समाज जिन संस्कारों के कारण जाना जाता है, माता पिता का सम्मान, गुरु का सम्मान, इन सब चीज़ों को भी हमें अपने आने वाली पीढ़ी को संस्कार के रूप में देना चाहिए। अच्छा समाज बनाना हम सब का लक्ष्य होना चाहिए। अच्छे समाज बनने के बाद ही जिस भौतिक प्रगति को हम हासिल कर रहे हैं वो वास्तव में सही होगी। अन्यथा हम भौतिक उन्नति चाहे कितनी कर लें, लेकिन हमारी भावी पीढ़ी को राष्ट्रभक्त और संस्कारवान नहीं बना पाए तो जो हालत आज पाश्चात्य देशों की हो रही है, जो अफगानिस्तान जैसे युद्धरत देशों की हो रही है,
कहीं न कहीं वही हालत हमारे भारत की नहीं हो जाए। रोटी कपड़ा मकान, जीने का सम्मान और देश का स्वाभिमान, ये पूरे समाज के लिए आवश्यक है और इस दिशा में मेरे ख्याल से हम सब लोगों को काम करना चाहिए। विधायक जी, ये जो गोबर के बरगोले होते हैं इसको होलिका दहन में डालते हैं और कहते हैं कि अगर आप डालें, वो माला बना के उसकी डालें तो मन की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और फिर आप जो चाहिए वो मिलता है। तो क्या मांगा था आपने सर, बीजेपी की सरकार दोबारा बने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, इसलिए मेरा संगठन सिरमौर बने, संगठन के माध्यम से हम जन जन की सेवा कर सके, हमारी सरकारों के माध्यम से समाज के वंचित और उपेक्षित व्यक्ति तक विकास को पहुंचा सकें और राष्ट्रवादी ताकतें मिलकर इस भारत को दुनिया का सबसे सिरमौर राष्ट्र बनाने के लिए काम करें। एक कार्यकर्ता होने के नाते मेरा लक्ष्य है और मैं इसके लिए निरंतर काम भी कर रहा हूँ। मुझ जैसे लाखों करोड़ों कार्यकर्ता इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपना जीवन संगठन के माध्यम से न्योछावर कर चुके हैं और मैं मानता हूँ कि जिन विचारों के लिए जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई थी, आज वो विचार धरातल पर साकार हो रहे हैं। करोड़ों लोग जो कच्चे मकानों में रहा करते थे, जिनके सर पर छत नहीं थी, आज वो पक्के मकानों में रह रहे हैं, गरीब का इलाज हो रहा है, विकास हो रहा है और सबसे बड़ी बात है कि देश के स्वाभिमान और सीमाओं के साथ, सुरक्षा के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं हो रहा है। ये वास्तव में एक बहुत अच्छे राष्ट्र की कल्पना जो हमारे पूर्वजों ने की थी, महान क्रांतिकारियों ने की थी, वो आज साकार हो रही है। बिल्कुल। डॉक्टर आनंद, मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि आपने अपने होटल की विशेषता तो बता दी, मुझे लगता है आप एक चीज़ थोड़ा सा आपने छोड़ दी है, वो ये कि आपके यहाँ पे स्टाफ राजस्थानी हैं। देवास में राजस्थानी कल्चर को आगे लाना, राजस्थानी स्टाफ रखना, कोई कारण था क्या? देखिए, अगर देखा जाए तो राजस्थान जो है राजे रजवाड़ों का शहर है, प्रदेश है। वहाँ पर मेहमान को देवता की तरह पूजा जाता है। हमारी इच्छा यही थी कि अगर हमने पैलेस बनाया है तो हमारे मेहमानों को भी वही की वही सुविधाएं हम मुहैया करा सकें। अगर आप मेरे स्टाफ को देखेंगे तो पूरे राजस्थानी ड्रेस में वो मुस्कुराते हुए हमेशा तत्पर रहेगा मेहमानों की सेवा के लिए। यही एक मात्र कारण था कि पूरा राजस्थान का स्टाफ यहाँ पे हमने रखा। सर, सेवा तो ठीक है, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या से हम लोग भी शायद जूझे हैं, वो ये कि अंदर कमरों में मोबाइल का नेटवर्क नहीं आता है सर। उसके लिए मुझे ये मेहमान जब आएंगे उनके लिए सर ये बेसिक नीड है ये, और मोबाइल घर वालों बूस्टर से हमने कनेक्ट लगाए करने हैं। के लिए तो नेटवर्किंग चाहिए होगी सर। जी जी, हमने मोबाइल बूस्टर्स लगाए हैं, बट वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं, तो हमने कंपनी को कंप्लेंट किया हुआ है, शायद से 2-4 दिन में वो ठीक हो जाएगा। देखिए, अब ये सवाल जब आपने हमसे सुना तो आप ये नहीं कह सकते कि हमने होटल के सब बढ़ाई की है। हमने जो कुछ हमें दिक्कत लगी वो बता दिए ताकि ये और अच्छा बने, देवास में एक अच्छा होस्ट बने, इसलिए सुझाव के तौर पर भी ये चीज़ रखी है। शिकायत नहीं है सर, बातचीत घर में हो गई है, सब ठीक है। एक शैलेश जी, सवाल मेरा आपसे है, सवाल मेरा आपसे ये है सर कि युवा नौकरी कर रहा है, लेकिन हर किसी युवा को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, वो हम जानते हैं। सरकारों के हाथ बंधे हुए हैं, रिक्त पद जितने होते हैं उतने भरे जाते हैं और हर युवा लगा हुआ है सरकारी नौकरी में। हमको ये मानना पड़ेगा आज नहीं तो कल कि हमको अपना कुछ उद्यम करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। आप चूंकि एक हाईली क्वालिफाइड एक व्यक्ति हैं, हाईली ट्रेंड व्यक्ति हैं, आप ऐसे युवाओं को क्या संदेश देंगे, मध्य प्रदेश के युवाओं को, देवास के युवाओं को? जैसे अभी हम लोग जो एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें हम लोग लोकल, एक तो क्या रॉ मटेरियल अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग उन लोगों को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। हेलो, हाँ, उनको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, जो उनका लोकल रॉ मटेरियल उनके पास अवेलेबल है, उसी चीज़ की ट्रेनिंग दे के उसका हम रोज़गार डेवलप करते हैं वहाँ पे। उसमें हम लोग जैसे अभी टोकखुर्द एरिया की हम लोग बात करें तो वहाँ पे हमको एक नीड निकल के आई कि वहाँ पे मोटर माइंडिंग के लिए लोगों को देवास से लोग मैक्सिमम लोग जाते हैं, वहाँ पे है नहीं, तो वहाँ पे हमने युवाओं को इकट्ठा किया, उनको मोटर माइंडिंग की ट्रेनिंग दी और मोटर माइंडिंग का उनको जॉब प्लेसमेंट किया। तो हम यही संदेश देना चाहेंगे कि आप नौकरी की बजाय ऐसे ऐसे छोटे छोटे से जॉब है, उस जॉब की तरफ बच्चे जाना चाहिए उस तरफ। जाहिर तौर पर उन छोटे क्षेत्रों में और उन छोटे प्रयासों में काम भी हो रहा है, ये बहुत अहम हो जाता है। आशीष जी, मेरा आपसे सवाल है, ठीक है, संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है, सीएम राइज स्कूल तमाम भाषाएं, यानी कि बच्चों को आधुनिकता की ओर भी ले जा रहा है, ये भी बहुत बेहतर है। भविष्य में हम क्या और बेहतर कर सकते हैं सर? देखिए, विकास एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया है। समाज में समस्याएं उत्पन्न होती हैं, आवश्यकताएं उत्पन्न होती हैं और सरकारों से अपेक्षा रहती है कि सरकार उन आवश्यकताओं की पूर्ति करे। पहले कई गांवों तक बिजली नहीं पहुंची थी, आज 24 घंटे वाली बिजली पहुंच चुकी है। 2 बड़ी सिंचाई परियोजनाएं छिपानेर
माइक्रो इरिगेशन और हंडिया बैराज, जिसे अब आने वाले समय में सिद्धनाथ बैराज के नाम से जाना जाएगा, लगभग 140 गांव के आसपास क्षेत्र के इन सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से सिंचित होंगे। स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हुआ है, नई कॉलेज की बिल्डिंग बनी है और संकाय खुले हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में इंदौर और भोपाल में हमारे यहाँ के मरीज को रेफ़र करना पड़ता था, नए हॉस्पिटल बिल्डिंग बनकर तैयार हैं और उसमें और डॉक्टरों की जो कमी है उसे पूरा करके आधुनिक मशीनों के माध्यम से प्रयास करेंगे कि मरीजों को इंदौर भोपाल गंभीर किस्म के होने पर ही जाना पड़े, अन्यथा अधिकांश मरीजों को हम वहीं अच्छा कर सकें। स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई ये मूलभूत मुद्दे हैं जिन पर काम करना हर जनप्रतिनिधि के लिए आवश्यक होता है। हम इसके लिए कर रहे हैं और मैं मानता हूँ कि जब किसान को खेत तक सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध होगा तो जो अन्नपूर्णा धरती है वो और ज़्यादा प्रचुर मात्रा में अनाज का उत्पादन करेगी और इससे किसानों की समृद्धि में चार चांद लगेंगे ही। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। केंद्र और राज्य सरकार के माध्यम से हमें कई सारी योजनाओं का लाभ अपने क्षेत्र में मिल रहा है। जी आनंद सर, ये होटल तो है ही शानदार, इसके अलावा रॉयल सोशल ग्रुप भी है जिसमें आप समाज सेवा करते हैं, आप समाज के लिए काम करते हैं। तो देवास के विकास के लिए, देवास के समाज के लिए, लोगों के लिए ये ग्रुप कैसे काम करता है सर? क्या क्या काम करता है? अगर हम देखें तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वो एक परिवार के साथ रहना ज़्यादा पसंद करता है इंडिविजुअली कहीं रहने से। तो अब रॉयल परिवार जो है वो यही चाहता है कि देवास का हर एक व्यक्ति उस क्लब से जुड़े। ये क्लब रेगुलर सोशल गैदरिंग करेंगे जिसके अंदर आपकी जन्माष्टमी होगी, नवरात्रि होगी, नववर्ष होगा, इस तरीके के जो भी सोशल गैदरिंग के फंक्शंस हैं वो सारे इसके साथ में होंगे। लोगों का मिलना जुलना इसमें होगा, एंटरटेनमेंट भी होगा इसके साथ में। जो विचारों का आदान प्रदान है, व्यवसाय में वृद्धि जो हो सकती है आपस में मिलने से, वो सारी संभावनाएं इस सोशल क्लब के अंदर होंगी। शैलेश सर, मेरा आपसे सवाल है, जब समाज सुधार की बात आती है तो सिर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य यही सब नहीं रह जाता है। एक और बहुत ऐसी चीज़ है जिसको हम शायद भूल जाते हैं, वो है पर्यावरण। और पर्यावरण सुधार के लिए आपकी ओर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं सर, ये मैं जानना चाहूँगी। पर्यावरण सुधार की हम बात करें तो अभी जो ग्लोबल वार्मिंग और ये सब इश्यूज चल रहे हैं, तो पर्यावरण सुधार पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम जहाँ भी काम करते हैं, भले कोई भी लाइवलीहुड का काम हो, हेल्थ का काम हो, एजुकेशन का काम हो, आंगनवाड़ी में अगर हम लोग काम करेंगे तो हम लोग प्रमोट करते हैं कि आप वृक्ष लगाए। भले वो हमारा काम जो अभी जिस काम करने का है वो पर्यावरण से संबंधित नहीं हो, बाकी वहाँ वृक्ष लगाना, ये सब चीज़ें हम मोटिवेट करना। उसके अलावा जो हमने रूरल जो पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी एरिया में हम कैसे सीड फार्मिंग के माध्यम से हम लोग कैसे वृक्ष डेवलप कर सकते हैं, उस पर हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं। जी विधायक सर, एक आखिरी सवाल है आपसे। मध्य प्रदेश शांति का टापू है, आपस में भाईचारा यही हमारी पहचान रही है। यहाँ ईद पर हिंदू भाई जाकर मिठाइयाँ देते हैं, दिवाली पर, यात्राओं पर मुसलमान भाई फूल फेंकते हैं, ये हमारी परंपरा रही है। बीच में हमने देखा कुछ गड़बड़ सी भी हुई है और ये बहुत चिंतनीय है, क्योंकि हम तो वो प्रदेश हैं जो पूरी दुनिया को मिसाल देता है शांति की। ये क्यों है और आप क्या अपील करेंगे देवास के लोगों से, मध्य प्रदेश के लोगों से? देखिए, जहाँ का भी समाज आपस में साथ रहना चाहता है, प्रेम भाईचारे को बढ़ाना चाहता है, वहाँ पर चंद लोगों के हौसले कभी कामयाब नहीं, चंद लोगों की मंशाएं कभी कामयाब नहीं हो सकती। बहुत अच्छी बात कही सर। खरगोन में जो कुछ भी हुआ, जिन लोगों ने पत्थर फेंके, यदि उन्हें समय रहते समझाने वाले लोग होते, समाज के वरिष्ठ आगे आते, जो धर्म गुरु हैं जिनके ऊपर धर्म को परिभाषित करने की जिम्मेदारी है, वो अगर सही मार्ग उनको दिखाते तो मेरे ख्याल से इस तरह की घटनाएं नहीं हो सकती। इसलिए समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, कानून और प्रशासन बाद में अपना काम करता है, पहले भी उनके पास कुछ इनपुट्स आ जाते हैं तो वो रोकथाम करने का प्रयास करता है, लेकिन अंतोगत्वा जिन लोगों को साथ रहना है, यहाँ की मिट्टी में जो जन्मे हैं, यहाँ पलेंगे बढ़ेंगे, यहीं समाप्त हो जाएंगे, यहीं फना हो जाएंगे, वो लोग यदि साथ में रहने का जज्बा नहीं दिखाएंगे तो मैं ऐसा मानता हूँ एकता कायम करना बहुत मुश्किल होगा। एक दूसरे की मान्यताओं का सम्मान और इस भारत भूमि की जो प्राचीन पहचान है, जिसे राम कृष्ण की धरती कहा जाता है, जो देवभूमि है, उसमें होने वाले जलसों में आपसी सहयोग और भाईचारा यदि सभी समाजों का बढ़ेगा, सामंजस्य बना रहेगा, तो कभी इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। मैं ऐसा मानता हूं कि हम सब की जिम्मेदारी है
कि इस भाईचारे को कायम रखने में अपनी अपनी भूमिकाएं अपने तरह से अदा करें। ये एक घर है, एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है। बड़े भाई की जिम्मेदारी ये है कि छोटे भाई को स्नेह दे, प्यार दे। छोटे भाई की जिम्मेदारी है कि बड़े को सम्मान दे, उसकी बात माने। घर यूं ही चला करते हैं। और बड़ी पुरानी कहानी है, आप सबने सुनी है, डंडियां अलग अलग हों, लकड़ियां अलग अलग हों, आसानी से टूट जाती हैं। जब गट्ठर बन जाती हैं तो कोई तोड़ नहीं पाता। और जब आप विश्व गुरु बनने की तरफ पे आप विकास कर रहे हैं तो बाहर के बहुत लोग हैं जो जलते हैं आपसे। वो चाहते हैं कि आप गट्ठर ना रहें, एक एक लकड़ी हो जाए ताकि आपको तोड़ दिया जाए। दोबारा का ये बताने की जताने की ज़रूरत नहीं है। बचपन में हमने कहानियाँ सुनी हैं। मिलकर रहेंगे, एक सूत्र रहेंगे, एक माले में रहेंगे तो फिर हम सब ताकत बने रहेंगे। और आप सब लोग समझदार हैं। एक संदेश हमने इस मंच से देने की कोशिश की है। बहुत धन्यवाद है आपका विधायक जी, आनंद सर, आशा सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सर मंच पर बने रहे हमारे साथ प्लीज। ये बहुत अहम संदेश था। अगर आप विकास सचमुच चाहते हैं तो एकता बनाए रखना बेहद आवश्यक है। आप तीनों ही मेहमानों से चाहूँगी आप मंच पर बने रहिए। और राजीव त्रिपाठी सर, आपको मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। आशीष शर्मा जी और राजीव त्रिपाठी जी दोनों ही हमारे मेहमानों को मेमेंटो देंगे, उन्हें सम्मानित करेंगे। तो बेहद सार्थक चर्चा, वो इसलिए क्योंकि अंत में जो इसका निचोड़ निकला वो बहुत ज़्यादा आवश्यक है। वो आवश्यक इसलिए भी क्योंकि हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या हम अलग अलग होकर सही ढंग से विकसित हो पाएंगे, सही ढंग से प्रगति के पथ पर चल पाएंगे। बहुत शुक्रिया सर तमाम बातचीत के लिए। रॉयल पैलेस के हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर आनंद यादव जी, बहुत शुक्रिया सर। उन्हीं की वजह से ये कार्यक्रम आज संभव हो पाया है इस स्थान पर। और शैलेश श्रीवास्तव जी, सीईओ हैं आसरा ग्रुप के, बहुत शुक्रिया सर। इसी के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी विजेंद्र उपाध्याय जी को। यजत इवेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। बहुत स्वागत है विजेंद्र जी आपका। यजत इवेंट भी देवास के विकास में, प्रदेश के विकास में अपना अहम योगदान दे रहा है, बहुत अहम भूमिका निभा रहा है, बहुत अलग तरह से कार्य कर रहा है यजत इवेंट। और विजेंद्र उपाध्याय जी हमारे बीच मंच पर हैं और उनसे चर्चा ज़रूर नहीं हुई है, लेकिन उनका योगदान देवास में और प्रदेश में है और आगे भी इसी तरह से रहेगा। तो इस पूरी चर्चा में सिर्फ देवास को किस तरह से विकास के क्षेत्र पर आगे ले जाना है यही नहीं हुआ है। इसी के साथ पर्यावरण के क्षेत्र में क्या कुछ और सुधार हो सकते हैं, उन विषयों पर भी हमने बातचीत की। इसी के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो अंत में निकलकर सामने आई वो थी एकता की, सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की, जिसकी अब इस शांति के टापू को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।